एक बार मुझे देखिए। जो नी पे प्रेशर पड़ रहा था एक्स्ट्रा, वो कहां से प्रेशर पड़ रहा था? हमारा पेल्विक ही कर्व हो गया था। जो हमारा पीएसआईएस ज्वाइंट है, पीएसआईएस ज्वाइंट सुना? एसआई ज्वाइंट, एसआई ज्वाइंट सुना है ना आप लोगों ने? एसआई ज्वाइंट से ही हमारा एक्चुअली में पैर कनेक्ट होता है, लिम्स कनेक्ट होते हैं। हिप ज्वाइंट तो हमारे पेल्विक से कनेक्टेड है। हिप ज्वाइंट, जो फीमर बोन हेड है, वो हमारे पेल्विक से कनेक्टेड है। बट वो जो पेल्विक है, वो दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का जुड़ा हुआ है। अगर एक कर्व होता है तो दोनों को वो कर्व करता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना, ये जुटा हुआ है आपस में, है ना? तो ये जो एसआई ज्वाइंट जो इसको बोलते हैं, ये जो हमारा सैक्रम ज्वाइंट है और ये इलियक बोन है, इन दोनों के बीच में ये जो ज्वाइंट है, ये हमारा फ्रीज कर जाता है। ये भी हमारा एक साइनेबल फ्लूइड्स के जरिए मूवमेंट यहाँ पे भी होता है ना, लाइट मूवमेंट होता है। इन सभी के जैसा नहीं है, बट यहाँ पे भी मूवमेंट होता है। ये भी फ्रीज भी करता है, जाम भी हो जाता है, और ये भी अनबैलेंस भी होता है। तो ये अगर किसी एक साइड को कर्व कर गया, किसी एक साइड, लेफ्ट या राइट को, तो जिस साइड पे कर्व हुआ उस वहां पे प्रेशर उस घुटने पे ज्यादा पड़ेगा। तो पहले तो क्या करना होता है, पेशेंट को पेट के बल लिटाना होता है। इस तरीके से पेट के बल लिटाएंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। जब आप बॉडी पे इसको टच करेंगे, स्लाइड करेंगे, बिल्कुल हार्ड सरफेस पे इसको लिटा देंगे। और हार्ड सरफेस पर लिटाने के बाद जब हाथ को ऊपर से पीठ पे, बैक साइड से इसको स्लाइड करेंगे, तो यहां आकर के फंसेगा इस पे। तो क्या करना है, वहां पे एक मार्क कर लेना है पेन से, है ना? पेन से मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद फिर अपोजिट साइड, राइट साइड को भी इस तरीके से स्लाइड करना है और वहां पे फंसाना है। जो कम वेट के पेशेंट होंगे, जैसे नवीन कटाकिया जी, उनको स्लाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका दिख जाएगा पेल्विक ज्वाइंट कहाँ पे, ऊपर से ही दिख जाएगा। तो जो जो दुबले पतले व्यक्ति होंगे, उनको तो ऊपर से ही कर्व पता चल जाता है, डिंपल नजर आता है, ये डिंपल बस कर्व के पास। तो वहां पे दोनों साइड से एक स्केल से लाइन खींचेंगे। जो इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने अच्छे से चेक किया, तो 75% जो लोग हैं उनका ये इनबैलेंस हो, चाहे वो किसी भी एज के। सोच लीजिए, आप आज आपने घुटने पे प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं या कि नहीं दे रहे हैं। और ये आज पता चलेगा नहीं, कल नहीं पता चलेगा, हो सकता है 2 साल बाद पता चलेगा। लेकिन डैमेज आज से कर रहा है। जिस तरह से वो टायर घिस गया, वो एक दिन में नहीं घिसा। घुटना एक दिन में नहीं घिसा, वो अलाइनमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा था। धीरे 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 वो क्या, घुटने को काट रहा था। लेकिन अभी से ही यदि आप चेक और फिक्स करते जाएं, है ना? तो मैं आज चेक करना भी बताऊंगा और फिक्स करना भी बताऊंगा। मैंने बहुत बार चेक करना बताया है और फिक्स करना नहीं बताया ना, बट आज फिक्स करना भी बताऊंगा। इसको फिक्स कैसे करते है ना, मतलब ठीक कैसे करते। और ये जैसे ही आपने ठीक कर दिया, तो घुटना वाला पेशेंट का 50% दर्द आराम हो जाएगा। 50% का पेन आराम हो जाएगा। बाकी जो आप ट्रीटमेंट करते थे, सुजोग करते थे, सिक्स की करते थे, टीसीएम करते थे, ऑडिकुलर करते थे, योगा करते हैं, पंचकर्मा करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, जो भी करते हैं कीजिए, वो तो करना ही है ना? चूंकि घिस गया, उसको रिपेयर करने के लिए तो आपको लोकल ट्रीटमेंट करना है। लेकिन जो 50% आपको आराम, और जो काउच है, जो कारण है जहां से प्रॉब्लम आ रहा था, मेन कारण। अच्छा, बोन कमजोर क्या घुटने के लिए हो गया था? जिन्होंने भी आंसर दिया था कि कैल्शियम की कमी हो गई थी, सिर्फ घुटने के लिए हो गई थी क्या? पूरे शरीर के लिए ही हुआ था? वेट भी सिर्फ घुटना, एक ही घुटना में पड़ रहा था क्या, कि दोनों घुटना में पड़ रहा था? तो ये सब सिर्फ कहने की बात है। ओवर वेट से घुटना घिस गया। ओवर वेट वाले को जल्दी घिस गया क्योंकि उनको ज्यादा इनबैलेंस होता है। घिसा है मतलब अलाइनमेंट इनबैलेंस है। 110% अलाइनमेंट इनबैलेंस। चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, बोन कितना भी डिफिशियंट हो, अलाइनमेंट जरूर इनबैलेंस है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि ओवरवेट था। ओवरवेट था तो यहीं से क्यों घिसा? इस पे वेट नहीं पड़ रहा था क्या? इस पे भी पड़ रहा था। इसी पे पड़ रहा था क्या? लेफ्ट पे भी पड़ रहा था।
एक एक करके दोनों बॉडी का वेट अगर एक साथ पड़ेगा, पूरा बॉडी का वेट, तो दोनों घिसना चाहिए अगर सही मायने में अलाइनमेंट रहेगा तो। अगर 0.5% भी अलाइनमेंट इनबैलेंस है तो किसी भी कोई भी घुटना को डैमेज कर सकता है। तो आपको एक आध इंच का गैप नहीं मिल सकता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में गैप मिलेगा, इस जगह पे इनबैलेंस मिलेगा, उस सेंटीमीटर को बैलेंस करना है, इंच में नहीं खोजना है इनबैलेंस। अगर कितना घुटना घिसता है, 1 इंच घिसता है क्या, या हाफ इंच घिस जाता है, सेंटीमीटर में घिस जाता है और घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे खोजने लगे 1 आध इंच का गैप मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। 0.5% में मिलेगा ना, 0.5 इंच, 0.25 इंच ना, हाफ चुन का हाफ चुन का हाफ चुन ना मिलेगा, और उससे फिक्स कर देंगे, घुटना का ठीक हो जाएगा, जिनका हिप में प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। तो फिक्स किसे करना है, है ना, इसे ठीक करना। आगे बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये भी इनबैलेंस क्यों हो गया, क्योंकि हमारा ये इनबैलेंस हो गया। ये जो पूरा रीढ़ की हड्डी जो आप देख रहे हैं, ये एक पे एक रखा हुआ है, एक पे एक रखा हुआ है, फंसाया हुआ है, इस तरीके से सॉकेट जैसा। हम लोग दिन भर चलते हैं, बैठते हैं, बाइक पे चढ़ते हैं, चलते एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारी चीज गलत पोस्चर में करते हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, है ना, उन सभी का इफेक्ट हमारे स्पाइन पे पड़ जाता है और वो घूम जाता है। उसके कारण मैंने पहले भी बताया कि उसके कारण हमारा ऑर्गन वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। डायबिटीज, अगर आप अलाइनमेंट ठीक कर दिए तो डायबिटीज ठीक हो सकता है, ऑर्गन प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, हार्ट लंग्स का फंक्शन अच्छा हो सकता है। इसलिए हर प्रॉब्लम में एक पॉइंट होता है बैक्सू पॉइंट, चाहे वो सुजोग का कीजिए, चाहे ट्रैवन का कीजिए, चाहे 6 की का कीजिए, चाहे टीसीएम का कीजिए, हर प्रॉब्लम का एक पॉइंट स्पाइन से आता है, क्योंकि सबको पता है स्पाइन से ही सारा प्रॉब्लम आता है। और लेकिन ये नहीं पता है कि स्पाइन में प्रॉब्लम क्या आता है, उस नर्व का उसका फंक्शन क्यों इनबैलेंस हो गया। वो सारा इस ढांचे पे डिपेंड करता है कि ये फ्रेम जो है वो सही से है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट और राइट को हो गया तो वो उस जगह का नर्व को कंप्रेस करेगा और मसल्स को कंप्रेस करेगा, वहां का नर्वस सिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा, वहां का भेन कंप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण हमारा वहां से जो फंक्शन जो होता है ऑर्गन का वो वीक हो जाएगा। इसलिए स्पाइन का भी अभी हम हमसे घुटना की बात करें, हमने पहले बहुत बहुत बात किया इसके बारे में। तो घुटने का प्रेशर हम कहाँ से ठीक करेंगे, यहां से ठीक करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपको फिक्स मिलेगा, यहाँ पे ठीक कर दिए, फिर भी घुटने में प्रेशर पड़ रहा है, तो कहाँ से, ऊपर से ही कर्व आ रहा है, तो हमें ऊपर भी सेट करना पड़ सकता है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे इसको कैसे सेट करना है ना, इस ज्वाइंट को हम कैसे सेट कर सकते हैं, वो जरूर आज से सेट कर लेंगे। तो घुटना दर्द वाले जितने पेशेंट आए, उनको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो जो आप सुजोग करते हैं, 6 की करते हैं, टीसीएम करते हैं, उसके साथ इसको जरूर ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले तो फाइंड करना है कि कौन सा निकला हुआ है, कौन सा निकला हुआ है ना। और इसके लिए क्या, अगर जो हिप, जो हमारा पेल्विक ज्वाइंट ऊपर निकला हुआ होगा, ऊपर, है ना, उस साइड का जो हमारा बिग टो है वो क्या हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा। इसलिए हम लोग नेवल प्लेक्सस सेट करने का सिस्टम सभी थेरेपी में, चाहे आप रिफ्लेक्सोलॉजी कीजिए तो आपको नेवल प्लेक्सस सेट करना है, चाहे आप टीसीएम कीजिए नेवल प्लेक्सस सेट करना है, सुजोग कीजिए नेवल प्लेक्सस सेट करना है। इसलिए हर प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले ये रूल चला आ रहा है कि नेवल प्लेक्सस को सेट करने के बाद ही हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेवल प्लेक्सस इन द सेंस कि हमारा बॉडी का अलाइनमेंट इनबैलेंस है, वो सिर्फ नाभि का अलाइनमेंट शो नहीं करता है। नाभि का अलाइनमेंट आप सेट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर से चेक कीजिएगा पेल्विक ज्वाइंट का अलाइनमेंट, पेल्विक इनबैलेंस ही मिलेगा। तो पेल्विक को ठीक करना ज्यादा जरूरी है अगर घुटने को ठीक करना है। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो पैर छोटा है उस साइड ट्रीटमेंट करना है,
है ना, उस साइड के पेल्विक ज्वाइंट को, जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। एक लकड़ी की फट्टी ले लेनी है और उस लकड़ी के फट्टी को पेल्विक ज्वाइंट पे रखना है, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। पेल्विक ज्वाइंट पे कहाँ पे, ये जो हमारा बोन है, अगर मेरा भी पिक्चर दिख रहा होगा साथ में, तो ये जो पेल्विक जो बोन है ना, इससे हाफ नीचे और हाफ ऊपर वो लकड़ी की फट्टी होनी चाहिए। और एक हाथ से, एक हाथ हमारा लेफ्ट हैंड का एल्बो, है ना, कहाँ रहेगा, उस लकड़ी की फट्टी पे रहेगा लेफ्ट हैंड का elbow। देख सकते हैं यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड का एल्बो कहाँ पे है, उस लकड़ी की फट्टी पे। आप अगर चुभेगा तो आप वहां पे तौलिया रुमाल ये सब रख सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को चुभे, मुझे तो आदत पड़ गया है, तो ऐसे भी चलता है। और उसी हाथ से पेशेंट का पैर को फोल्ड करके, और यहाँ पे अपोजिट साइड का हाथ मेरा नहीं दिख रहा, राइट हैंड से जो हमारा पैर का घुटने के पास से नीचे से पकड़ना है, घुटने के पास से। इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है दूसरा वीडियो उसमें दिखाई दे। तो वहां से एक हाथ से उसको ऊपर की ओर उठाना है, और यहां से अभी देखिएगा कि इसी एल्बो से हमने पकड़ा, और यहाँ पे अब दिख रहा है, वो हाथ भी दिखेगा। इस तरह इस पोजीशन में पहले आ जाना है। ये किस साइड का करना है, जिस साइड का पेल्विक ऊपर की ओर आया हुआ, जिस साइड का अंगूठा छोटा है, जिस साइड का अंगूठा छोटा है उस साइड को करना है। देख सकते हैं, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर पुशअप करना है, मोबिलाइज करना है। अगर सिर्फ मोबिलाइजेशन भी कर देते हैं तो काम हो जाता है, सेट हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें कैरोप्रैक्टिक में क्या करते हैं, इसको सेट भी करते हैं ना, थ्रस्ट देते हैं, है ना, थ्रस्ट करके बहुत ज्यादा जब इनबैलेंस होता है तो इसको मोबिलाइज करने के बाद थ्रस्ट देने का काम करते हैं, है ना, थोड़ा सा झटका से इसको थ्रस्ट दिया। तो ये PSIS का सेटिंग था, है ना, एक एक सेटिंग, बट ऐसे ये एक सिंपल सा सेटिंग था। इसके अलावा बहुत सारा सेटिंग होता है PSIS का, जिसे हमें सेट करना चाहिए, तभी जाकर के पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है। PSIS को सेट करने के लिए ये भी बहुत ही अच्छा थ्रस्ट माना जाता है। PSIS को सेट करने, इसको बोल, इसका जो नाम है एंकल नी हिप थपकी थ्रस्ट। ये बॉडी अलाइनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा थ्रस्ट माना गया है, बॉडी अलाइनमेंट के लिए। इससे एंकल का भी अलाइनमेंट सही होता है, नी का भी अलाइनमेंट सही होता है, और हिप का भी अलाइनमेंट सही होता है। तो आपको ये नहीं फोकस करना है कि दर्द किस घुटने में है, आपको फोकस करना है कि पैर कौन सा छोटा है, अंगूठा कौन सा छोटा है ना, पेल्विक किसका ऊपर चढ़ गया है, उस साइड का ट्रीटमेंट करना है। सपोज आपको, आपके पास जो पेशेंट आया है वो लेफ्ट नी का पेशेंट है ना, लेफ्ट साइड घुटना उसका घिसा हुआ, लेकिन आपने बॉडी अलाइनमेंट चेक किया तो आपने देखा कि उसका जो पैर राइट साइड का छोटा है ना, राइट पेल्विक ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है, तो हम राइट साइड ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, चाहे पेशेंट घुटना लेफ्ट साइड का लेकर के आए। तो पहले तो चेक करना होता है किस साइड का छोटा है, उसके बाद इस तरीके से बैठ जाना है, पेशेंट को एकदम सीधा लिटा देना है। और आप देख सकते हैं हाथ का पोजीशन मेरा क्या है, इस तरह से पैर को पकड़ लेना अच्छे से, ऊपर से चारों फिंगर के हेल्प से पैर को अपनी ओर खींचना है, और अंगूठे से ऊपर की ओर पुश करना है, ऊपर की ओर, है ना। देन उसके बाद कम से कम 3 टाइम इसको करना है। 3 टाइम करने के बाद
उठ जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना। एंड खड़ा होने के बाद आप देखते हैं लेफ्ट हैंड से मैंने क्या किया पहले, कि लेफ्ट हैंड से मैंने पेशेंट का लोअर लेग को पकड़ा लेफ्ट हैंड से, और ना राइट हैंड जहां पे था वहीं पे रखेंगे, छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। थपकी इसलिए थपकी मारते हैं जोर से पकड़ना होता है ना। और इसको इस तरह से थपकी मार के पकड़ करके फटाक से अपनी ओर खींचना होता है। तो सर ये इतना सा जो सेटअप है, इससे उसका तीनों ज्वाइंट, उस पैर का तीनों ज्वाइंट का अलाइनमेंट सेट हो जाता है, एंकल का भी, नी का भी, और हिप का भी। एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। जिस साइड का पैर छोटा है उस साइड के पैर का ट्रीटमेंट करना है ना। पैर का अंगूठा से छोटा मिलेगा, एंड 3 टाइम इसको मोबिलाइज करने के बाद, 3 टाइम मिनिमम इसको मोबिलाइज करना है। क्योंकि क्लासेस चल रही थी तो लोगों को बताना भी होता है ना, तो इस तरीके से समझा समझा के क्लास लेना होता है। तो खींच खींच करके ही लॉक करके रखते हैं, फिर खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होने के बाद लोअर लेग को इस तरीके से हाथ से पकड़ा, और एक हाथ छोड़ करके थपकी मारा पैर पे, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टेप है थपकी का, है ना। और थपकी मारने के साथ ही दोनों तरफ से एक साइड अपनी ओर खींचना होता है। पैर जो है ये यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे उठा हुआ होना चाहिए ना, जमीन से, बेड से लगभग 45 डिग्री के एंगल पे उठा होना चाहिए। आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे खींचते समय, जब आप स्टार्ट कर रहे होते तो बैठे हुए होंगे। तो ये आपके घुटने के अलाइन जो गलत प्रेशर पड़ रहा था, उस प्रेशर को रिलीज कर देता है। जिसके जब अब आपका घुटना फ्री है ट्रीटमेंट के लिए, अब आप उस पे जो भी आपको आता है, सुजोग आता है, सिक्स की आता है, ट्राइवर्जन आता है, योगा कराते हैं, पंचकर्मा कराते हैं, कीजिए। मैंने भी कुछ लिखा है, रखा है आप लोगों के लिए सुजोग, देख चुकी आप लोगों का क्लासेस। तो इसका है, एक्यूप्रेशर का है, वो तो मैं आजकल ऐड कर देता हूँ ये सब चीज। तो भटक जाते हैं आप लोग भी, सोचते हैं पता नहीं किस चीज का क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक्यूप्रेशर है, कैरो है, क्या है, बट सब कुछ जब, देखिए, सब कुछ पता होना चाहिए। जहां पे परेशान या ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किसी भी चीज की जो 10। तो जब आप घुटने का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो अलाइनमेंट गड़बड़ है या फिर कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई पेशेंट लेकर के आता है केसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम। जब आप, क्योंकि जब आप टीसीएम कर रहे हो, चाहे सुजोग कर रहे हो, चाहे सेक्स की कर रहे हो, आपको पता है कि बेसिक सुजोग की बात कर रहे हैं। बेसिक सुजोग में आप सभी लोगों ने सीखा है। अब बेसिक सुजोग को लोग इजीली समझते हैं, ले ये तो इजी चीज है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या दिख रहा है ना स्लाइड, आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है कि नहीं? कभी कभी नहीं भी दिखता है, दिख रहा है, इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू है घुटने का। चैट बॉक्स में कोई लिख दीजिए अगर दिख रहा है तो। दिख रहा है, ओके। तो अगर बॉडी पार्ट को बारे में आपको पता है कि पेशेंट जो प्रॉब्लम लेकर के आया है वो बोन का है, कि मसल्स का है, कि लिगामेंट का है, कि नर्व का है, तभी के लिम्फ नोड्स हैं, तभी जाकर के आप उसके हिसाब से सुजोग में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो घुटने का अलग अलग प्रॉब्लम, इतने सारे बॉडी पार्ट्स हैं घुटने का, और सब अलग अलग टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग टिश्यू के अनुसार हमें ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। बेसिक सुजोग में जरूरत पड़ जाता है, तो आप सभी लोगों को अगर घुटने का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, और प्रॉपर आप, है ना, 5 पॉइंट ट्रीटमेंट का जो सिलेक्शन होता है,
है ना, फर्स्ट पॉइंट कौन, सेकेंड पॉइंट कौन, थर्ड पॉइंट कौन, फोर्थ पॉइंट कौन और फिफ्थ पॉइंट कौन। तो आपको ये सब चीजें भी पता होना चाहिए। अब किसी का एसीएल और पीसीएल डैमेज हो गया में प्रॉब्लम है, तो क्या आप बता सकते हैं उसका थर्ड पॉइंट कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट तो सबको पता है। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट तो सबका कॉमन होगा, घुटने का पॉइंट देना है और उसके सराउंडिंग में पॉइंट देना है। मैं बेसिक सुजोक की बात कर रहा हूं। बेसिक सुजोक में जो पॉइंट का सिलेक्शन होता है ना, फर्स्ट पॉइंट मेन कोस्पोंडेंस, सेकेंड पॉइंट सराउंडिंग कोस्पोंडेंस और थर्ड पॉइंट सपोर्टिंग ऑर्गन। तो एसीएल और पीसीएल में प्रॉब्लम है तो उसका क्या हो सकता है? सपोर्टिंग पॉइंट। ये एक पिक्चर बताए कि कौन सा होगा। लिगामेंट के लिए कौन सा, है ना, लिगामेंट के लिए कौन सा ऑर्गन को ट्रीटमेंट करेंगे? सभी लोग आंसर बताइए। सुजोग के अनुसार क्या होगा और सिक्स की के अनुसार क्या, सुजोग के अनुसार क्या होगा और टीसीएम के अनुसार ही बताते जाइए। अगर किसी का लिगामेंट में प्रॉब्लम हो गया, उसका सुजोग के अनुसार थर्ड पॉइंट क्या होगा और टीसीएम के अनुसार उसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट क्या होगा? जल्दी बताइए। लीवर है, गॉल ब्लैडर, ना। सुजोग के अनुसार क्या हो गया? लीवर या गॉल ब्लैडर। लेकिन अगर टीसीएम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो लिगामेंट के लिए इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कौन सा हो? जीबी 30, है ना। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट लेना पड़ता है। यही अगर किसी का घुटना घिस गया है, जीबी 34 नंबर पॉइंट, टीसीएम के अनुसार इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। अगर घुटना घिस गया है, ये साइड घिस गया है, घुटना किसी भी साइड बोन में डिजेनरेशन आ गया, घुटना घिस गया है, उसका अनुसार थर्ड पॉइंट सुजोक में क्या होगा? सुजोक के अनुसार बोन अगर डैमेज हो गया, सुजोक के अनुसार, तो उसका उसका ऑर्गन क्या हो जाएगा? किडनी। और अगर टीसीएम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन हो जाएगा? टीसीएम पॉइंट के अनुसार इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, अगर नी घिस गया तो कौन सा देना है? अलाइनमेंट सेट करने के बाद ये ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि घुटना घिस गया है। अलाइनमेंट सेट करने से वो जो घिसा हुआ पार्ट है वो वापस नहीं आएगा। यहाँ इतना जरूर है कि गलत प्रेशर अब उस पर नहीं पड़ेगा, तो जो तेजी से घिस रहा था वो रुक जाएगा। लेकिन अभी भी पेन है, वहां पे लोकल इंजरी हो चुकी है, तो उसके लिए आपको कॉल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो टीसीएम के अनुसार हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हो गया UB11। क्या और भी कोई हो सकता है ना? तो यहाँ पे हो सकता है कि घुटना अगर घिस गया तो पेशेंट को क्या होता है? पेशेंट को घुटना में दर्द भी है ना, मसल्स भी वहां का इन्फ्लामेशन हो गया है। तो हो सकता है कि JB34 भी देना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम तो मसल्स में, बोन में हुआ था, लेकिन अब उसके कारण वहां का, चूंकि देख सकते हैं ये मसल से कनेक्टेड होता है, अभी हम अगला स्लाइड दिखाएंगे। ये मसल्स भी उसी बोन, मसल्स का जो ओरिजिन होता है उसी जॉइंट के पास सी बोन से होता है। इसीलिए पेशेंट जब आपके पास आता है तो बोलता है घुटना में तो दर्द है ही, साथ में क्या है, वहां का मसल्स में स्वेलिंग हो गया, नीचे तक दर्द आता है। तो ये देख सकते हैं जो जितने भी मसल्स होते हैं उसका जो ओरिजिन होता है, ये मसल्स का ज्वाइंट है। यहाँ से एक तो एक दूसरे को, बोन को जोड़ता है, और वहां पे ही ओरिजिन होता है और मसल्स का, जो नीचे तक गया है चाहे ऊपर तक गया है। तो मसल्स में भी इन्फ्लामेशन इसीलिए आ जाता है क्योंकि जो जॉइंट घिसा है वहां पे किसी मसल्स का ओरिजिन था। अब वो मसल्स का जो ओरिजिन है वो वहां पे प्रॉब्लम हो गया है, तो पूरा मसल्स पेन करेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इसीलिए घुटने दर्द का जब भी, बोन का भी जब प्रॉब्लम हो, तो आप BL11 के साथ GB34 भी जरूर दीजिए। एंड तीसरा पॉइंट ना, तो ये दो पॉइंट तो हम सिलेशन के लिए यूज करते हैं, बट एक पॉइंट है जिसे हमें टोनिफिकेशन पर्पज से यूज करना चाहिए,
GB39 नंबर पॉइंट ना। एक्चुअली में ये बोन मैरो का पॉइंट है, जो अगर बोन में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है, बोन घिस रहा है, बोन वीक हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, खोखला हो गया, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। GB39 नंबर पॉइंट। ये सभी व्यू हैं घुटने का। तो घुटने के पास बहुत सारा बॉडी पार्ट है ना। आपको उसके हिसाब से इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, डिजिटल पॉइंट, लोकल पॉइंट का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा चाहे सुजोग का हो चाहे टीसीएम का हो, टीसीएम का हो, हमें ध्यान देना तो किस किस में प्रॉब्लम है, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, किस बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हमें ना सपोर्टिंग ऑर्गन जो उस पार्ट को रिपेयर कर सकता है वो पॉइंट देना होता है। तो मसल्स, जब भी घुटना में नी पेन है तो मसल्स तो पेन आएगा ही, चाहे बोन का प्रॉब्लम हो चाहे लिगामेंट का प्रॉब्लम हो। GB34 नंबर पॉइंट तो आएगा ही आएगा। चाहे लोकल इंजरी हो गया, चोट लगा जिसके कारण हो गया है ना, तो भी ये आएगा। घुटना घिस गया है तो भी आएगा। लेकिन अगर लग रहा है कि घिसा हुआ है तो साथ में हम UB11 भी साथ में लेंगे। साथ ही हमें डिजिटल पॉइंट का भी कुछ सिलेक्शन करना चाहिए। डिजिटल पॉइंट, तो घुटने का डिजिटल पॉइंट, एक ऑल ज्वाइंट्स का घुटने पॉइंट का डिजिटल पॉइंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं GB का 40 नंबर पॉइंट। इन ये ज्वाइंट्स पेन का डिजिटल पॉइंट, तो ये शोल्डर पेन में भी काम करता है, हिप पेन में भी काम करता है, और नी पेन में भी काम करता है। इसको बोला जाता है ना डिजिटल पॉइंट ऑफ ज्वाइंट्स। लेकिन अगर घुटने का डिजिटल पॉइंट स्पेशल पूछा जाए कि घुटने का डिजिटल पॉइंट कौन सा होता है, तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। UB40। घुटना का एक और डिजिटल पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमक का 44 नंबर, ये पेन किलर भी पॉइंट है। ये घुटने के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करता है, और साथ में पूरे शरीर में, पूरे एब्डोमेन सिस्टम में भी कहीं पेन होता है, या इसको पेन किलर पॉइंट भी बोला जाता है, बट घुटना दर्द में ये डिजिटल पॉइंट के रूप में भी यूज होता है। तो ये 3 पॉइंट हमें जरूर देना चाहिए। चाहे ये डिजिटल पॉइंट हमें, चाहे बोन में डिजेनरेशन आ गया हो, चाहे मसल्स का प्रॉब्लम हो, या फिर ना लिगामेंट का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये 3 डिजिटल पॉइंट हमें लगेगा ही लगेगा, देना ही देना है। सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करना, ये सभी पॉइंट को सिलेक्ट। मैंने टोनिफिकेशन जब बताया था सिर्फ GB का 39 नंबर पॉइंट, ऐसे टोन करना। बट जब आप एक्यूपंक्चर कर रहे होते हैं, जब आप एक्यूपंक्चर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे यदि आपने परपेंडिकुलर में लगाया, तो ये पॉइंट वो सिलेशन के लिए ही काम करते हैं, आपको सिलेट टोन करने की जरूरत नहीं है। जब आप ब्योल मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ब्योल मैग्नेट से, तब आपको जरूरत पड़ता है इसको टोन और सिलेट करने। तो ये डिजिटल पॉइंट हो गया। एंड एक UB का 60 नंबर पॉइंट भी हमें यूज करना चाहिए। UB60 ऑल टाइप ऑफ नी पेन। पेन किलर पॉइंट हमें यूज करना चाहिए एक LI का 4 नंबर। तो ये जो GB34, UB11 और GB39, ये जो 3 पॉइंट था, ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट था। और जो सिलेक्शन होता है लोकल पॉइंट के रूप में, लोकल पॉइंट। तो घुटने के पास जो पॉइंट्स होते हैं ना, EX31, 32, जो घुटना के पटेला के 2 ऊपर होते हैं, और नीचे में हमारा जो नीचे होते हैं, है ना। तो एक हमारा एस्टोमिक का 35 नंबर पॉइंट, ये मैं समराइज करूंगा आगे चल करके सभी को अलग से। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम चाहे जहां पे भी हो, जिस भी बॉडी पार्ट में हो, पूरा नर्वस सिस्टम हमारा इनबैलेंस हो जाता है, यही पेन फील करते हैं। इसलिए प्रोफेसर पारुसर का जब कोस्पोंडेंस सिस्टम भी हम करते हैं,
तो यहाँ तक सिग्नल पहुंचता है, यहाँ तक मैसेज पहुंचता है इसी के जरिए कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पे, और यहाँ पे रिपेयरिंग शुरू होता है। ये नर्व के जाल के जरिए ही कोई वायु तत्व को पहुंचा रहा है, कोई अग्नि तत्व को पहुंचा रहा है, कोई अर्थ तत्व को पहुंचा रहा है, तो सभी तत्वों को यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है पॉइंट के जरिए। तो जब आप सुजोग ट्रीटमेंट भी करते हैं तो ये रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। बट यही होता है कि किस किस नर्व पे आपको कब ट्रीटमेंट करना है, अगर इस कॉन्शसनेस के साथ यदि आप करते हैं, इसीलिए हम पैर में फिंगर में दबाते हैं और आपको लगता होगा फिंगर में दबाने से घुटना कैसे ठीक हो जाता है, तो ये ही है जो रिपेयरिंग का काम करता है ना, नर्व के जालों के जरिए वहां पे रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। इसलिए इस पे ध्यान नहीं दीजिए आपकी आप घुटना में का प्रेशर आप फिंगर में क्यों दे रहे हैं, टोज में क्यों दे रहे हैं, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। कुछ फिजिकल थेरेपी के एक्सरसाइज हैं, है ना, जिसे यदि आप कराते हैं तो घुटना का में बहुत अच्छा आराम मिलता है। जैसे कि आप पिल्लो, नी के नीचे पिल्लो रख करके, ये तो सब लोग जानते हैं, पिल्लो रख करके ट्रीटमेंट करना, उस पर प्रेशर देना, है ना, वेट रख करके। तो घुटने दर्द का बहुत सारा एक्सरसाइजेज है जो आप लोग जानते होंगे, करते होंगे। बट ये फिजियोथेरेपी में बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है इस एक्सरसाइज को, जो यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सफलता मिल सकता है। जो इनका घुटना घिस भी गया है, घुटना स्टिफ हो गया, जाम हो गया है ना, वो बिल्कुल पटेला मूव नहीं करता है, वैसे कंडीशन में भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पैर को यहां से देख सकते हैं कि 90 डिग्री तक उठा करके रखना है। यहां से पैर को देख सकते हैं ऊपर की ओर 90 डिग्री पे उठा करके रख, यहां से पैर को इस डायरेक्शन में भी बिल्कुल फोल्ड कर लेना है 90 डिग्री पे, है ना। और इसको ये स्टेबल रहेगा, इसको झुकने नहीं देना है, ना पीछे ना आगे, ये स्टेबल रहेगा। इस पैर को हम नीचे लाएंगे और फिर पेशेंट के प्रेशर से ऊपर ले जाएंगे, मतलब ऊपर से अपना हाथ को रख देंगे। जैसे ये हाथ नीचे रखी हुई है लेडीज, इसके हाथ को जब नीचे लाते समय तो ये रिलीज रहेगा, जब ऊपर जाते समय आपका जो हाथ है ये यहाँ पे रहेगा, ऊपर से हल्का सा हाफ केजी से 1 केजी तक वजन देंगे और पेशेंट को बोलेंगे ऊपर उठाने के लिए, है ना। तो ये नीचे आएगा पैर, फिर ऊपर जाएगा, है ना, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। कम से कम 11 टाइम करना है, 11 टाइम करना है। इससे हमारा जो घुटना जो जाम रहता है, कभी कभी गलत डायरेक्शन में भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर देने से बढ़ जाता है प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप सही डायरेक्शन में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जो पोर्शन है इसको स्टेबल रखना है, इस पोर्शन को, इसको हम नीचे लाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे। जब पेशेंट एबल है ना, एक्टिवली खुद से करने के लिए, तो वो खुद से करेगा, है ना। और अगर नहीं कर पा रहा है तो आप अपने हाथों से की सहायता से धीरे धीरे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये कुछ टीसीएम के पॉइंट्स हैं जो भी हमने बताया आप सभी लोगों को। जैसे आप नोट करना चाहें तो साथ में नोट कर सकते हैं। डीएम बोन, किसी भी तरह का नी पेन है तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका पॉइंट का पिक्चर डायग्राम मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप में। DU20 के बारे में तो सब लोगों को पता है कहाँ पे होता है ना। लेकिन EX31 जिसका जो पॉइंट है, वो जो घुटने के जस्ट पास ये पॉइंट होता है। Perpendicular insertion 0.5 to 1%.
code is located in the depression. तो इस तरीके से कैसे इस पॉइंट तक पहुंचना है, इसका जो लोकेशन है और किस डायरेक्शन में निडल को इंसर्ट किया जाता है ना, इसका पिक्चर आप लोगों को दिखाई दिया। इसी तरीके से सारे पॉइंट का वीडियो है, मैं आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। अभी थोड़ा टाइम अप हो गया है और पेशेंट लोग आ गए हैं, बैठे हुए हैं बाहर, तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा मुझे। और क्लासेस नी पेन कितना भी क्लास लोग खत्म नहीं होता, 2-3 क्लास पहले भी हो चुका है ना। तो फिर से क्लास होगा तो फिर से लेंगे, है ना। आप लोगों को अगर और भी सीखना होगा नी पेन, पर स्पेशलिस्ट हो जाइए कोई एक चीज का। और यदि आप लोगों के ये अवधारणा बनी हुई है कि घुटना दर्द ठीक नहीं होता है, तो इसको आप खत्म कर सकते हैं, कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसको अलाइनमेंट को ठीक करने के बाद जब वही ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दोबारा दर्द नहीं आएगा कम आएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में जल्दी ही, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। अभी हम लोग का मीटिंग है इस संडे को क्लासेस, और ऑनलाइन भी हमारा कैरोप्रैक्टिक का भी कोर्सेस स्टार्ट होने वाला है, टीसीएम का भी नया बैच अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जिसमें कंप्लीट टीसीएम कोर्स है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, टीसीएम में भी चाहे इस तरह से सुजोग में बहुत सारे कोर्सेस हैं ना। सुजोग 6 की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, टाइओर्जिन जोन सिस्टम अलग, चक्रा सिस्टम अलग, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सब एक दो कोर्स में पूरे सुजोग को ऐड कर दिया गया। उसी तरीके से जो टीसीएम में 10 तरह का कोर्स करना पड़ता है लोगों को, कम से कम अगर टीसीएम का कंप्लीट कोर्स करना है तो 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम खर्च करने पड़ते हैं, जिसका हम सभी लोग मात्र अभी हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा 12 से 13 हजार रुपया कुछ कोर्स फी है, जिसमें टीसीएम एक्यूपंक्चर, टंग एक्यूपंक्चर, टर्न बैलेंस सिस्टम, एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर, स्काल्प एक्यूपंक्चर, है ना। बहुत सारे मेथड जो है, डायग्नोसिस मेथड, जितने भी तरह के टीसीएम के मेथड होते हैं, कपिंग थेरेपी, मॉक्सिब्यूशन थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, निडलिंग, स्टिमुलेशन, ये सभी कुछ बताया जाता है। तो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से क्लास स्टार्ट होगा, अगस्त में फर्स्ट वीक से। 6 की का भी नया बैच स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, ट्रायोजनी का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो हमारे यहाँ पहले से कोर्स किए हुए हैं 6 की का, हमारे यहाँ कोर्स करने का एक और बेनिफिट है, यदि कहीं से भी आप कोर्स करते हैं, जब आप रिपीटर क्लास में, वो अगर वीडियो भी आपको मिलता है तो साल भर 6 महीना तक वैलिड होता है, उसके बाद वो वीडियो खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बट जो मेरे यहाँ से कोर्स किए हुए होंगे, उन्होंने 5 साल पहले भी अगर कोर्स किया, उनके पास अभी भी वीडियो होगा, डिलीट नहीं होगा। और दूसरा कि जिन्होंने मेरे यहाँ 4 साल पहले भी कोर्स किया हुआ है, वो हमारा अगर 6 का कोर्स किया हुआ है, टीसीएम का कोर्स किया हुआ है, ट्रैवलिंग का कोर्स किया हुआ है, उनको किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जो भी क्लास आने वाला है। लेकिन कुछ वीडियो है, अगर उसका रिक्वायरमेंट होता है, उसका कुछ नॉमिनल चार्ज है जो रखा गया है, अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो होता है। नॉर्मल क्लास वो भी इसलिए रखा गया क्योंकि आप रेगुलर क्लास अटेंड करें। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे ना वीडियो दे दीजिए, बाद में क्लास अटेंड करेंगे, फिर वो रखा रह जाएगा। तो फिर मिलते हैं, है ना। तो जिन्होंने भी कोर्स किया हुआ है पहले से, वो लोग भी ज्वाइन करेंगे। आप लोगों को सबको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो नहीं जुड़ पाते वो मैसेज कर दे, हो सकता है किसी कारण से आप लेफ्ट हो गए हो ग्रुप से, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। मैसेज जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने भी सुजोग 6 की ट्रैवलिंग टीसीएम किया हुआ है। ओके, स्माइल, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नी पेन या हिप पेन के साथ। बाय।